देखिए, जो बाल संरक्षण अधिनियम है और ये किशोर बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 है। इसमें 10 अध्यायों में जो 112 धाराएं हैं, उनमें इन चीजों का पूरा विवेचन किया गया है। डॉक्टर साहब को, प्राचार्य प्रोफेसर विनोद चंद्रा जी को इस उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देविका जी, आप उपस्थित हैं, प्लीज कैरी ऑन। Yes, so now I would request Professor Shaheen Fatima Khan from KHM Girls College, who is also a mental health counselor with special interest in child psychology, to focus on the areas of child psychology in brief. Professor Shaheen Fatima Khan, you may please take over the stage. मुझे लगता है वो है, शायद उपस्थित नहीं है यहाँ पर। और आगे बढ़ाइए देविका जी। Next, I would like to invite Professor Anshumali Sharma from JNPG College, who was a former officer on special duty and state liaison officer, NSS, Department of Higher Education, Government of UP, and also ex-chairman of Child Welfare Committee, Lucknow. Sir would focus on juvenile justice board. थैंक यू देविका जी। डीएवी कॉलेज को और सभी लोग, मैं देख रहा हूँ कि लगभग 100 लोग जुड़े हुए हैं इस वेबिनार से। मैं डीएवी कॉलेज के लॉ विभाग के शिक्षकों को विशेष रूप से इसके लिए बधाई देता हूँ कि एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा एक्ट जिसको अभी हम लोग लॉ के सिलेबस में शामिल नहीं करा पाए। मैं गलत तो नहीं हूँ पांडे जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने तो नहीं करा दिया आप लोगों ने, कहीं मुझे पता ना चला। सही कह रहे हैं। 3 ईयर डिग्री कोर्स में तो मुझे नहीं लगता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट शामिल है जी। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट है, क्योंकि आप जितने भी माइनर एक्ट पढ़ाते हैं, जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बच्चों का बन गया, सन 2000 में आया था, फिर 15 साल में उसे रिपील करना पड़ा। 2015 में जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो बना। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये बच्चों की, इसको आप कहिए कि बच्चों के जुरिस्प्रूडेंस के मामले में, इसे गीता कहिए, बाइबल कहिए, कुरान कहिए, जो भी कहिए, और वो सैक्रोसैंक्ट है, सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई दूसरा एक्ट लागू नहीं होता। जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है तो इट सुपरसीड्स ऑल अदर एक्ट फॉर दैट मैटर। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट है और ये देश के भविष्य पर केंद्रित है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं इसीलिए आपको बधाई पुनः देना चाहता हूँ कि हमारे युवा साथी तो इस चीज को जाने। पिछले कुछ 8-10 साल उन्होंने जो गुजारे, उस 8-10 सालों में जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया, क्या उन मामलों में वो भी कुछ कर सकते हैं? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी है। जैसा मैंने पहले डॉक्टर विनोद चंद्रा ने भी बताया कि इसमें 2 मुख्य रूप से 2 तरह के बच्चों को शामिल किया गया है। एक बच्चे वो जिनको सुरक्षा एवं देखभाल की जरूरत है, जिनके लिए एपेक्स बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। दूसरा वो जो कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है। ऐसे बच्चे हैं जो कानूनी दांवपेच में फंस जाते हैं, कानूनी अड़चनों में फंस जाते हैं। इनको हम कहते हैं कि कानूनी बच्चे, क्योंकि ये सब जानते हैं कि आईपीसी में 7 वर्ष तक के किसी बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है ना। और 7 से 12 के बीच में जो भी बच्चे करते हैं, यदि वो उसके अपने कृत्य का रिपरकशंस नहीं जानते, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जानते, तो उसे भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता। लेकिन जे एक्ट में आने के बाद 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया। और इसीलिए शायद जैसा राजेश पांडे जी ने कहा था कि निर्भया केस के बाद इस पे चर्चा बहुत बड़ी, जब 3 साल बाद
वो एक जो माइनर था उस समय अपराधी, जिसने बहुत ही ब्रूटली हत्या की थी, उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत नुकीले चीजों को डालकर बहुत ही घिनौना करते था। पूरे देश में उसके विरुद्ध आवाज उठी थी और उसके बाद अमेंडमेंट भी आया, उस पर अभी चर्चा हम लोग करेंगे 16 से 18 साल तक की जब बात आएगी। अभी मैं ये लेकर चलता हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो कानूनी दांवपेच में बच्चे फंस जाते हैं, एक्ट की जो मूल भावना है वो ये है कि बच्चे अपने आप कोई अपराध नहीं करते, बच्चे गुमराह हो जाते हैं। जैसा कि पांडे जी ने बताया कि उनको लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत से झारखंड के ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर हम लोग जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में थे तो 3 पहाड़ और कौन कौन से गांव हैं वहां पर मुझे नाम तो इस समय नहीं याद आ रहे हैं, जहां पर अभी भी बच्चे मोबाइल चोरी की उनको ट्रेनिंग पूरा का पूरा गांव इस कार्य में लगा रहता है और बच्चों के माध्यम से करते हैं। पुलिस ने हम लोगों को कुछ वीडियो दिखाए थे कि वो छोटे छोटे बच्चे 5 साल के 7 साल के, उन बच्चों को वो अच्छे कपड़े पहनाकर भेजते हैं और वो शादियों के बीच में जाकर पूरा का पूरा सामान लेकर चंपत हो जाते हैं। तो इस तरह की जब बच्चों को आप गलत ट्रेनिंग देंगे, बच्चों की गलत अपब्रिंगिंग होगी, बच्चों की पेरेंटिंग ठीक नहीं होगी, या पेरेंटिंग की क्या बात करें, बच्चों को अपने फायदे के लिए जब हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ये जैसा कि प्रोफेसर विनोद चंद्रा ने भी कहा कि ये सामाजिक मुद्दा है, ये हमारा वैल्यू सिस्टम है। ये हम अपने को सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं क्या? हम सेल्फ सेंटर्ड ही है क्या? समाज के लिए हमारा कोई दायित्व नहीं है? देश के लिए हमारा कोई दायित्व नहीं है? ये भी हमको सोचना पड़ेगा। मैं एक बात कहूँ, मैं देख रहा हूँ कि 15 लोगों ने हैंड रेज किया है। मैं सभी बच्चों या शिक्षक जो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, निश्चित तौर पर मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, अपनी बात समाप्त कर लूं तो आपके जो भी प्रश्न हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से संबंधित, उनको निश्चित तौर पर हम लोग जवाब देंगे। एक एक कर पांडे जी या देविका आपके प्रश्नों को लेंगी और हम लोग उनको उनका समाधान देने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी बातों को निश्चित तौर पर हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, दूसरा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का विनोद जी ने आपको बताया, तो दूसरा है कानूनी दांवपेच में जो बच्चे फंसते हैं या जिनसे कोई अपराध करा दिया जाता है या गलती से हो जाता है, उन बच्चों को 24 घंटे के अंदर किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा गठित किया जाता है। इसको गठित करने वाली जो समिति होती है उसमें माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज उसके चेयरमैन होते हैं। महिला एवं बाल कल्याण विभाग का जो डायरेक्टर होता है वो उसमें होता है। इसमें एक बाल आयोग के सदस्य नामित होते हैं, ये 3 लोग होते हैं। उसके अतिरिक्त 2 लोग उच्च शिक्षण संस्थाओं से और 2 लोग एनजीओ के होते हैं। इस तरह से 7 लोगों की बॉडी होती है जो चयन करती है इंटरव्यू के माध्यम से। कहीं कहीं पर रिटन टेस्ट भी होता है, बिहार में और दूसरे राज्यों में रिटन टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो चयनित होते हैं। इसमें जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, इसमें 2 लोगों का चयन इस माध्यम से होता है। ये दोनों सोशल वर्कर होते हैं, जिसमें से एक महिला होती है, दूसरा पुरुष होता है, और इनको कम से कम 7 वर्ष का बच्चों के क्षेत्र में काम करने का अनुभव मैंडेटरी है, आवश्यक है, ठीक है? तो और जो एक रेगुलर जुडिशरी, जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी का जो मजिस्ट्रेट होता है, वो उसका प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है, या जो बड़े जिले होते हैं वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है वो इसको देखता है। तो इस तरह से ये 3 सदस्यीय बॉडी है। ये ऑब्जर्वेशन होम होते हैं जहां पर जो ऐसे बच्चे जो कानूनी दांवपेच में फंसे होते हैं, उनको जब तक उनके मामले चल रहे होते हैं, इसको हम ट्रायल नहीं कहते, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की भावना है कि जो स्टिग्मेटिक सीमेंटिक्स है, जो कलंकित करने वाले शब्द हैं, बच्चों के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करना है। इसको ट्रायल हम नहीं कहते हैं, इसको इंक्वायरी कहते हैं, जांच कहते हैं, है ना? तो इसलिए जांच के दौरान उन्हें ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। तो कौन लेके जाता है? जब भी कोई बच्चा रोका जाता है पुलिस के द्वारा किसी की सूचना पर, एप्रहेंड करते हैं, तो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हर एक थाने में होता है। ये चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जेजे एक्ट में फॉर्म 1 दिया गया है, जिसमें कि सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट होती है। बच्चा कहाँ से मिला, उसकी बैकग्राउंड क्या है, घर में कौन है, कहाँ रहता है, कौन दोस्त हैं, क्या करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ये सारी चीजें, और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द चाइल्ड वाज एप्रीहेंडेड। तो ऐसे लोग, जब ऐसा होता है तो उसको चाइल्ड वेलफेयर को जेजे बोर्ड के समक्ष चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर या एसजेपीयू, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हर एक जिले में होती है, उसके माध्यम से उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब जब ये जेजे बोर्ड के सामने प्रस्तुत होते हैं, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट होती है। एक्ट की धारणा ये है कि जो क्राइम्स हैं उनको पेटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस और हीनस ऑफेंस, 3 तरह के ऑफेंसेस में बांटा गया है। पेटी ऑफेंस वो होते हैं जो कोई बुजुर्ग के द्वारा किया गया कोई ऐसा कृत्य जिसके अंतर्गत आईपीसी के अंतर्गत जिस कृत्य के लिए 3 साल तक की सजा है, वो पेटी ऑफेंस होते हैं। सीरियस ऑफेंस वो होते हैं जब कोई करता है वो कृत्य और आईपीसी के अंतर्गत उसमें 3 साल से 7 साल तक की सजा है। और हीनस ऑफेंस वो होते हैं जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा होती है। ब्रॉडली हम लोग देखें तो 2 मुख्य रूप से मर्डर और बलात्कार ऐसे हैं जो बहुत से मामले जेजे बोर्ड के समक्ष आते हैं, वो हीनस ऑफेंस में होते हैं। पेटी ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस के मामलों में एफआईआर नहीं करने के लिए कहा गया है। जनरल डायरी में आप सिर्फ दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद आप जेजे बोर्ड के सामने प्रस्तुत करेंगे 24 घंटे के भीतर। और 24 घंटे के भीतर यदि जेजे बोर्ड नहीं बैठा है तो एक इंडिविजुअल मेंबर के समक्ष भी आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, एफआईआर कब लिखी जाएगी? सिर्फ हीनस ऑफेंस के केस में लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसे ही बच्चे को आप प्रस्तुत करते हैं जेजे बोर्ड के समक्ष, तो उसकी सूचना आपको बच्चे के पेरेंट्स और गार्जियन को देनी है। यदि आपने कोई एफआईआर दर्ज की है तो उसकी प्रति उन्हें उपलब्ध करानी है। किन परिस्थितियों में आपने बच्चे को एप्रीहेंड किया है, रोका है, पकड़ा है, वो भी उनको बताना है। उसके अतिरिक्त प्रोबेशन ऑफिसर को आप देंगे, क्योंकि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर को 15 दिन के भीतर जेजे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या केस वर्कर को भी आप इसकी सूचना देंगे, जिससे कि एसजेपीयू के साथ जब उसको प्रस्तुत किया जाए जेजे बोर्ड के समक्ष, तो ये केस वर्कर और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो हैं ये एसजेपीयू की मदद उसको प्रस्तुत करने में करेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, बच्चों को लॉकअप, पुलिस लॉकअप में नहीं रखना है। किसी भी हालत में बच्चों को पुलिस लॉकअप में नहीं रखना है, जेल में नहीं भेजना है। बच्चों को अगर इंक्वायरी के दौरान आप ऑब्जर्वेशन होम, संप्रेक्षण गृह जिसको कहते हैं, वहां पर भेज सकते हैं, लेकिन वो जेजे बोर्ड के आदेश के बाद आप भेजेंगे। बच्चों के साथ जितनी भी प्रोसीडिंग करी जाएगी वो सब चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। जहां पर हमारा जेजे बोर्ड बैठे उसकी सेटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो कोर्ट जैसा दिखे। एक ही पेडेस्टल पे सब लोग बैठेंगे। गाना बंद कर दो भाई। पांडे जी, आवाज आ रही है मेरी? Yes sir, you are audible. Carry on, please. ठीक है, तो फिर जैसे सिलेक्शन की बात की, एक और चीज इसमें दी गई है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस
अगेंस्ट कोई बच्चे के प्रति अपराध, चाइल्ड उसमें उसको बच्चे को काम करने के लिए रखा है, बच्चे को आप काम करने के लिए नहीं रख सकते, चाइल्ड लेबर आप नहीं रख सकते, है ना, या कोई अपराध ऐसा होता है तो ऐसा बच्चा या ऐसा जो व्यक्ति है वो इसका सदस्य नहीं बन सकता जेजेबी का। और यदि वो सदस्य है और उसके पास से कोई ऐसा अपराध प्रूव होता है तो उसको फिर हटाया जा सकता है, या फिर उसको हटाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा यदि 3 महीने तक बिना किसी कारण के वो जो जेजे बोर्ड की प्रोसीडिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, या 1 वर्ष में जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें से 3/4 को वो अटेंड नहीं करता है, या मॉरल टर्पिट्यूड का कोई चार्ज उसके विरुद्ध लगता है, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने उसको नौकरी से किसी कारण से टर्मिनेट कर दिया है, या फिर उसके द्वारा कोई ह्यूमन राइट्स का या चाइल्ड राइट्स का वायलेशन, स्पष्ट वायलेशन पकड़ा जाता है। तो अब प्रोसेस जो होता है हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, इट शुड बी चाइल्ड फ्रेंडली। मैंने बताया कि वहां पर बच्चे सहजता से आपकी बात का जवाब दे सकें, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चा इंटिमिडेट हो रहा है, उसको किसी कारण से असहजता हो रही है। और जो भी हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बैठती है, 3 लोग इसमें जैसा मैंने बताया है, मेजॉरिटी प्रिवेल्स, 3 में से 2 लोग की बात मानी जाती है, और यदि सिर्फ 2 लोग हैं या मेजॉरिटी नहीं होती है कहीं पर, इक्वल है, तो उसमें फिर जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है, क्योंकि वो जुडिशियल बैकग्राउंड से होता है, तो उसकी बात को मान्यता दी जाती है। और जो एक चीज और इसमें ध्यान रखनी होती है कि बच्चे से आप लगातार उसके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड इज नेसेसरी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Ensure that the child rights are protected throughout the proceeding, चाहे इंक्वायरी हो, चाहे रिहेबिलिटेशन हो, चाहे आफ्टर केयर हो, इस सब में ये ध्यान रखना है कि चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड। Ensuring availability of legal aid, जो कानूनी सहायता है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से जहां आवश्यक हो उपलब्ध कराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बच्चों को के पास इतना पैसा नहीं होता, उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वकील से सहायता प्राप्त कर सके, वकील कर सके। तो ऐसे में डीएलएसए के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से या एसएलएसए के माध्यम से आप मदद कर सकते हैं। इफ नीडेड प्रोवाइड, अगर जरूरत होती है बच्चे को, कई बार ऐसा होता है बच्चे ट्रेन से आए, यहाँ आए, कोई बंगाली बच्चा है, हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर या हमारे दोनों मेंबर्स जो हैं वो बंगाली नहीं समझते, तो जेजे बोर्ड का ये दायित्व है कि कोई इंटरप्रेटर दिलाएं, कोई ट्रांसलेटर दिलाएं, कोई स्पेशल एजुकेटर की जहां जरूरत हो स्पेशल एजुकेटर को दिलाएं। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई लड़की घर से भागी है, कोई असम से आई है, कोई बिहार से आई है, कोई कहीं से आई है, वो लोकल डायलेक्ट में बात करते हैं, लोग नहीं समझते। बम्बई में या दिल्ली में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं, लखनऊ में भी मिलते हैं कि उनकी भाषा नहीं समझते, वो पता चला कर्नाटक से वो आए हैं, मद्रास से आए हैं। तो ऐसे में ट्रांसलेटर, और जो ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की जहां जरूरत होती है वहां पर जो उसका पेमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को उसके लिए ऑथराइज किया गया है, उनसे ये अपेक्षा है कि वो इसका पेमेंट करेंगे। ये सब चीजें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये हमारे बच्चे जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है। यदि वो ऐसे बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जेजे बोर्ड में वो प्रेजेंट हो सकते हैं और अपनी बात कर सकते हैं। एफआईआर जो है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो आपका प्रोबेशन ऑफिसर है या केस वर्कर है, वो 15 दिन के अंदर अवश्य जेजे बोर्ड के समक्ष रखेगा। फाइनल ऑर्डर जो होता है किसी भी बच्चे के संबंध में, उस फाइनल ऑर्डर के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही गई है। जब भी फाइनल ऑर्डर करेगा जेजे बोर्ड तो उसके लिए ये आवश्यक है कि इंडिविजुअल केयर प्लान होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज दिस इंडिविजुअल केयर प्लान, क्या है इंडिविजुअल केयर, व्यक्तिगत देखरेख योजना क्या है? क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशन होम में साइकोलॉजिस्ट होते हैं या केस वर्कर्स हैं, ये अपेक्षा की जाती है जब आप एसआईआर बनाते हैं तो उसमें उसकी सारी बैकग्राउंड लेते हैं, आप उसकी स्किल्स भी जानते हैं, आप
स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानते हैं। जो भी बच्चा टाइम में आ गया है, फंस गया है, उसको आगे उसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, उनको किस तरह की ट्रेनिंग, क्या वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्या उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है, उनको पढ़ाई की आवश्यकता है, उनको ग्रुप काउंसलिंग की आवश्यकता है। ये सारी चीजों को देखते हुए इंडिविजुअल केयर प्लान बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एवरी फाइनल ऑर्डर शुड अकम्पनी इंडिविजुअल केयर प्लान और उसके साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन प्लान भी उसका होना चाहिए और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी जरूरी है। जो इंडिविजुअल केयर प्लान आप बनाएंगे ना, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी आप प्रोबेशन ऑफिसर के माध्यम से कराएंगे, ये भी बहुत आवश्यक है। कैसी जहां पे ये बच्चे रह रहे हैं, कहा गया ना चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए एट एवरी स्टेज ऑफ इंक्वायरी। तो वहां पर ऑब्जर्वेशन होम्स में क्या स्थिति है, वहां कोई उनके साथ ज्यादतियां तो नहीं हो रही है, वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं, वो उनको पीड़ित तो नहीं करते हैं। इसके लिए 1 इंस्पेक्शन एवरी मंथ इज मैंडेटरी। हर महीने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को जो ऑब्जर्वेशन होम्स हैं, जो इनकी रिहायशी सुविधाएं हैं, वहां पर एक इंस्पेक्शन जरूरी है और उस इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट है उसको डीसीपीयू को, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को भेजना, जिससे कि उसमें जो सुझाव इंगित किए गए हैं उन सुझाव को लागू किया जा सके। और कभी कभी जब ऐसा होता है कि किसी बच्चे के विरुद्ध कोई अपराध होता है, किसी बड़े के द्वारा होता है, तो एफआईआर के लिए भी जेजे बोर्ड ऑर्डर करती है कि ये बड़े मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब का कनेक्शन किसी कारण से, तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी तकनीकी कारण से। हाँ आ गई डॉक्टर साहब, आ गई, प्लीज करिए। अब ऐसा है कि यदि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी किसी मामले में लगता है कि किसी बच्चे के खिलाफ, जो ऐसा बच्चा जो सीएनसीपी चाइल्ड है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उसके खिलाफ उसके खिलाफ किसी ने कोई अपराध किया है, तो वो उस मामले में वो जेजेबी को रिक्वेस्ट करती है, जेजेबी को वो सारे तथ्यों से अवगत कराती है और उस मामले में चाहे अपने इंस्टेंस पे, अपने इनिशिएटिव पे या सीडब्ल्यूसी की के रिक्वेस्ट पे जेजे बोर्ड इज ऑथराइज्ड टू ऑर्डर पुलिस टू फाइल एन एफआईआर। तो ये नए एक्ट के में प्रावधान किया गया है। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ जेल इज ऑल्सो नेसेसरी। जेल का इंस्पेक्शन क्यों करना होता है? इसलिए कि बच्चे तो जेल में नहीं भेज दिए गए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि रेगुलर कोर्ट्स में प्रस्तुत किया गया, उस समय एज का निर्धारण नहीं किया या किसी बड़े के साथ किसी बच्चा अपराध में शामिल, उसका भी नाम लिखा दिया गया और उन तीनों जनों को जेल में भेज दिया गया। तो कई बार जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जो रेगुलर मजिस्ट्रेट्स हैं, यदि उनके सामने कोई ऐसा, क्योंकि बच्चे 18 वर्ष से नीचे का कोई भी बच्चे का मामला सुनने के लिए रेगुलर मजिस्ट्रेट्स आर, इट इज आउट ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन, इट इज नॉट अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। यदि उनके समक्ष कोई मामला आता है तो उनका दायित्व तो ये है कि ऐसे मामलों को, उस फाइल को 2 में बाइफरकेट करें और जो बच्चे का मामला है उसको जेजे बोर्ड को रेफर कर दें। ये स्वयं उस मामले को नहीं देखेंगे, लेकिन पांडे जी बैठे हैं, पांडे जी इस बात से बिल्कुल मेरे ख्याल से इत्तेफाक रखेंगे कि कई मामले में जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, कई बच्चे जो हमारे हैं, मैं इसीलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं कि तुम बच्चों जब कभी मजिस्ट्रेट हो जाना और तुम्हारे सामने कभी कोई ऐसा मामला आए जिसमें बच्चा भी शामिल है, तो उसको डिसाइड मत करना, उसको जेल मत भेज देना भाई, उसको जेजे बोर्ड के सामने भेजना। लेट देम डिसाइड, इट इज देयर जुरिस्डिक्शन नॉट योर्स। बट आयरनिकली इट इज ट्रू, ऐसा हो रहा है बहुत जगह। इसीलिए जेजे बोर्ड को जेल की विजिट्स भी करना आवश्यक है, जिससे कि वहां कोई बच्चे अगर मिलते हैं तो उनको वो ऑर्डर करके ऑब्जर्वेशन होम में भिजवा दें। तो बेल नहीं भी जैसे बताया ना कि पेटी और उस ऑफेंसेस में बेल विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी, वैसे तो पुलिस में भी